आज हम देखेंगे अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 5 तक के सूत्र। तो पहली अध्याय में एक सूत्र यूज होता है, यदि आपके पास दो संख्याएं a और b हैं, तब तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो इन दोनों के HCF ऑफ a, b गुणा LCM ऑफ a, b के बराबर। यानी कि आपके पास अगर दो संख्याएं a और b दी जा रही हैं, तो अगर आप इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो ये बराबर आता है HCF ऑफ a, b LCM ऑफ a, b। अब आप यहाँ से अगर आपको HCF दिया गया है, HCF जैसे a, b आपको दिया जा रहा है, मान लो ये दिया है, HCF का मान अगर आपको दिया है और जब आपको LCM ज्ञात करना हो तो आप यहाँ से LCM a, b बराबर, तो a गुणा b और बटे में हो जाएगा भैया HCF a, b, क्योंकि LCM के गुणा में लिखा है HCF तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में। इसी तरीके से अगर आपको LCM a, b दिया गया है, किन्हीं भी दो संख्याओं को LCM आपको दिया जा रहा है, तो आप वहाँ से HCF ज्ञात कर सकते। HCF कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप इस LCM को बटे में लेके जाओ दोनों संख्याओं के गुणनफल के में, तो a गुणा b और बटे में आ जाएगा अब की बार LCM a, b। इस तरीके से आप LCM दिया गया है तो आप HCF ज्ञात कर सकते हैं, और अगर आपको HCF दिया गया है तो आप LCM ज्ञात कर सकते हैं। एक ये सूत्र है जो आपके अध्याय 1 में यूज होता है। दूसरे अध्याय की बात करें अपन, बहुपद। क्या भैया, बहुपद। ठीक है, इस बहुपद में आपके पास संबंध होते हैं, दो संबंध होते हैं। जैसे अगर आपके पास एक द्विघात बहुपद लिखा हो, जैसे मान लिया अपन यहाँ पे देखेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच संबंध, तो मान लेते हैं अपन कि अपने पास एक द्विघात बहुपद लिखा है, मान लो ax वर्ग प्लस bx प्लस c, तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो। तो पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक और बटे में आता है भैया x की घात 2 का गुणांक। इस बात को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल। तो आपके पास शून्य क्या है भैया, अल्फा और बीटा है, तो आप यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक। तो यहाँ पे भैया x का गुणांक कितना है, b, तो आप यहाँ से लिखेंगे b और ये बटे में फिर x स्क्वायर, मतलब x की घात 2 का गुणांक क्या है, x की घात 2, यहाँ पे इसका गुणांक, इसमें किसका गुणा हो रहा है, a का, तो इसके बटे में लिख देंगे आप a। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b अपॉन a। इसी तरीके से इसमें एक और संबंध होता है, वो होता है भैया शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है, ये होता है अचर पद और बटे में आता है
अचर पद बटे में आता है भैया x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक। तो अब इसी तरीके से इसको भी आप द्वारा से लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, मतलब इन दोनों शून्य कौन से अल्फा और बीटा, इन दोनों का गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। अचर पद क्या है अपने पास, ये जो दिख रहा है इसे आप कहते हैं अचर पद। तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्या c बटे में क्या लिखा है x की घात 2 का गुणांक, तो वो कितना है a, आप यहाँ लिख देंगे a। तो ये अध्याय 2 में यूज होता है जिसे अपन कहते हैं किसी बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच संबंध। इन दोनों का यूज करके आप दोनों किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं। देखें अध्याय 3 के सूत्र। अध्याय 3 में दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब आपको यहाँ पे दो समीकरण युग्म दिए गए हैं। मान लेते हैं अपन a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से आपके पास एक और समीकरण लिखा होगा जैसे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों समीकरण से अपन ने दो रेखाएं प्राप्त होंगी और दोनों रेखाएं आप ग्राफ पे तीन तरीके से बना सकते हैं। जैसे एक स्थिति ऐसी होगी कि रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब दोनों रेखाओं के बीच में एक ही बिंदु उभयनिष्ठ होगा। जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु को अपन कहेंगे उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु। इसी तरीके से ये रेखाएं हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर हों, मतलब संपाती। जैसे एक रेखा ये गई, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से होकर चली जाए, तो इन रेखाओं को अपन कहते हैं संपाती रेखाएं। तीसरी कंडीशन में रेखाएं इस तरीके से जा सकती हैं कि रेखाओं मतलब जब रेखाएं संपाती होती हैं तो इन रेखाओं के बीच में अनंत बिंदु उपनिष्ठ होते हैं। कितने? अनंत बिंदु उपनिष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि एक रेखा जो होती है ना वो अनंत बिंदुओं का समुच्चय होती है। तो एक रेखा इसके ऊपर से होकर चली गई, पहली रेखा यहीं से होकर जा रही थी, दूसरी रेखा भी इसके ऊपर से होकर चली गई, तो इनके बीच में कितने बिंदु उपनिष्ठ होंगे? अनंत बिंदु उभयनिष्ठ। इसी तरीके से रेखाएं हो सकती हैं समांतर रेखाएं हो सकती हैं। किस तरीके से? एक रेखा ये चली गई, एक रेखा ये चली गई, मतलब हर एक बिंदु पर इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कैसी आएगी? समान आएगी। तो ये रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर। और इन रेखाओं के बीच में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा, कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो अब आपको ये देखना है कि ये रेखाएं कब प्रतिच्छेदी होती हैं, कब संपाती होती हैं और कब समानांतर होती हैं। और यदि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो समीकरण युग्म के कैसे हल होंगे, यदि रेखाएं संपाती हैं तो समीकरण युग्म का क्या हल होगा, और अगर रेखाएं समानांतर हैं तो समीकरण युग्म का क्या हल होगा। तो इसमें अपन हम अनुपातों की तुलना कर ज्ञात करेंगे कि रेखाएं कब प्रतिच्छेदी होंगी, कब संपाती होंगी, कब समानांतर होंगी। तो सबसे पहली कंडीशन है कि यदि यहाँ पे x का गुणांक a1 है, y का गुणांक समीकरण 1 से b1 है और ये c1 है। समीकरण 2 से अगर देखें तो x का गुणांक कितना है? a2 है, y का गुणांक कितना है? b2 है और अचर पद कितना है? c2 है। तो यहाँ से अपन इन अनुपातों की तुलना करें। अगर अनुपात a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और चूंकि एक ही बिंदु उपनिष्ठ है इसलिए समीकरण युग्म का
एक हल या अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तब रेखाएं समांतर होंगी। समानांतर या समांतर होंगी। और चूँकि दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई भी बिंदु वनिष्ठ नहीं होता है, इसलिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसी तरह से तीसरी कंडीशन, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों अनुपात बराबर हों, तब रेखाएं समपाती होती हैं। और चूँकि इस स्थिति में दोनों रेखाओं के अनंत बिंदु वनिष्ठ हैं, इसलिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, OT में पूछी जाती हैं, सवाल भी पूछा जाता है इससे 2 नंबर से। तो आप इनको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ें और इन्हें अच्छे तरीके से याद करें। ठीक है, आगे के अध्याय के सूत्र अपन कल डालेंगे।